नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, और भी जितने एग्जाम होने वाले हैं जिसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस सेट रहेगा 50 क्वेश्चन का। हर वीडियो में यानी कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दें, लोगों को शेयर भी कर दें, जिससे और लोगों को भी इससे जो है तैयारी करने में आसानी हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है नदी, फिर पुस्तक, फिर झरना और मेज। इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पुस्तक भी स्त्रीलिंग शब्द है। मेज ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो झरना क्या हो जाएगा, ये जो है स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। तो झरना हो जाएगा पुल्लिंग, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कूट के माध्यम से चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कूट मिलाना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। फर्स्ट है वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल के कवि विद्यापति हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है भक्ति काल के कवि कौन है, कबीर हैं, भी सही हो जाएगा। फिर अगला है रीतिकाल। तो रीतिकाल के कुतुबन हैं, ये बताना है। तो कुतुबन किसके हो जाएंगे, ये वीरगाथा काल के हैं, यानी कि आदिकाल के कवि हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक काल भारत हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 3, यानी कि केवल 3 जो है ये गलत है, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करना है। इसमें सत्य बताना है कौन से हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर इसमें बताना है कौन से सही हैं। पहला, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, यानी कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन है हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, तो ये बताना है। तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, जिनके विषय में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग होता है। यानी कि कोई अगर वाक्य लिखा है तो वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है विधेय, फिर है उद्देश्य या सार्थक वाक्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उद्देश्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य कोई होता है तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना बतानी है, जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, कौन सी रचना हो जाएगी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली विजय। 4 ऑप्शन है, चारों में बारदोली विजय जो है ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, जो रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसमर्थी का मुख्य पात्र कौन सा है। यानी कि अर्जुन, परशुराम, कर्ण या भीम। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है रसमर्थी का मुख्य पात्र कौन है, तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्ण जो है रसमर्थी के मुख्य पात्र हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। यानी कि जूही की कली जो कविता है इसको किसने वापस कर दिया था, अपने पत्र में प्रकाशित नहीं किया था, बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। तो जूही की कली महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी, इन्होंने जो है जूही की कली कविता को वापस कर दिया था। इस समय जो है संपादक का काम किसका था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, तो इन्होंने जो है इसको वापस कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, यशोधरा के रचनाकार कौन है। यशोधरा इसके रचनाकार बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या शिवपूजन सहाय, या ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो यशोधरा के रचनाकार बताना है। तो यशोधरा किसकी रचना हो जाएगी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रकवि की उपाधि किसको मिली हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त को मिली हुई है। और किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संधि सही नहीं है। अब देखिए 4 संधियां दी गई हैं, इसमें कौन सी संधि नहीं है बताना है।
विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसमें दीर्घ संधि है, ये भी सही है। वेद प्लस अंत क्या वेदांत होता है, ये बताना है। तो कौन सी संधि सही नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है। तो वेद प्लस अंत वेदांत क्या, ये सही है। फिर अगला है सदा प्लस एव सदैव, फिर है रमा प्लस ईश रमेश, तो ये बताना है। तो इसमें सदा प्लस एव सदैव ये भी सही है, और रमा प्लस ईश रमेश ये सही है, या वेद प्लस अंत वेदांत ये सही है, ये बताना है हमको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है रमा प्लस ईश, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। वेद प्लस में वेदांत होता है, सदा प्लस से सदैव होता है, रमा प्लस ईश रमेश नहीं, यहाँ इस नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी ई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी ई, तब ये सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर है मिट्टी का माधव, मुहावरे का अर्थ बताना है। मिट्टी का माधव इसका मतलब क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है, अच्छी कलाकृति या डरपोक या बहुत मूर्ख या सिद्धांतहीन। तो मिट्टी का माधव हो जाएगा अच्छी कलाकृति, यानी कि जो अच्छी कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी का माधव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी से तात्पर्य निम्नलिखित में से अपभ्रंशोत्तर भाषा से है, यानी कि जो पुरानी हिंदी है इसका तात्पर्य कूट के द्वारा सही विकल्पों का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के दोहे, यानी कि जो पुरानी हिंदी है जो अपभ्रंश भाषा है उसमें सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के दोहे लिखे गए हैं, या प्राकृत पैंगलम के अनेक छंद हैं। फिर है कुमारपाल प्रतिबोध एवं प्रबंध चिंतामणि है, या हेमचंद्र के शब्दानुशासन में संकलित दोहे। तो ये बताना है अपभ्रंश में कौन सी रचनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन 4 दे रखे, केवल एक और दो दोनों, या 3 और 4, ये बताना है, या इनमें से सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं चारों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में से कौन से काल को विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा कालखंड है जो परस्पर विरोधी एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्तियों का है। तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि आदिकाल। आदिकाल जो है परस्पर विरोधी और विपरीत प्रवृत्तियों का काल माना गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है, यानी कि भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि भक्ति जो है धर्म का रसात्मक रूप है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र, या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए विद्वानों को कथन जितने भी हैं सारे पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब के जो कथन हैं अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल के कथन है, तो इन सबको आप लोग याद जरूर कर लेंगे, जो आगे पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है, यानी कि 4 वाक्य दिए हैं, इसमें क्रिया विशेषण किसमें ये बताना है। मैं कल नहीं आऊँगा, तो इसमें जो है कल नहीं जाऊंगा, जैसे जाऊंगा तो इसका कोई विशेषता बता रहा है, क्रिया क्या हो जाएगी जाऊंगा, तो जाना की कोई विशेषता तो है नहीं इसमें, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर यह फूल सुंदर है, तो इसमें कोई क्रिया ही नहीं है, तो क्रिया की विशेषता कहाँ से आएगी, तो ये भी नहीं होगा। फिर लड़का रोते रोते घर पहुंचा, अब घर पहुंचा तो पहुंचना ये तो क्रिया है, अब क्रिया की विशेषता बताना है। तो इसमें रोते रोते घर पहुंचा तो जो है लड़के की विशेषता बता रहा है। आज शाम को मत आना, आना की क्रिया क्या है, विशेषता बताना है, क्रिया विशेषण, तो मत आना, यानी कि आज शाम को नहीं आना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें क्रिया विशेषण जो है जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, यानी कि उपयुक्त दोहा है पद, ये किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ये कब कहा गया था, यानी जब कुंभन दास जी को बुलाया गया था दरबार में, तो इन्होंने जो है बोला था ये पंक्तियों को, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्ट छाप से संबद्ध थे, कूट के द्वारा सही उत्तर चयनित करें। अष्ट छाप से संबंध थे ये बताना है, तो यहाँ बताना है जैसे सूरदास, कुंभन दास, क्षेत्र स्वामी या धर्मदास। तो कौन से जो है अष्ट छाप से संबद्ध थे ये बताना है, तो इसमें सूरदास भी संबंध थे, क्षेत्र स्वामी भी थे और कुंभन स्वामी से थे।
इसमें जो है धर्मदास नहीं थे, तो ये जो 4 नंबर है ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी, यानी कि सूरदास, छीत और कुंभन दास ये अष्टछाप के कवि थे, धर्मदास अष्टछाप के कवि नहीं थे। अष्टछाप में जो 8 कवि होते थे, उसमें 4 विट्ठलनाथ जी के थे, 4 विट्ठलनाथ जी के थे, ठीक, और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। तो इसमें 4 कवि थे, चारों और 8 कवि मिलकर हुए, तो इसको अष्टछाप कवि कहा गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 8 कवियों के नाम जो है याद होंगे, तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अयादी संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा नहीं है, तो ये बताना है इसमें कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है गय प्लस इका, फिर है पो प्लस इत्र प्लस अति प्लस अंत और ने प्लस अन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अति प्लस अंत। अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत होता है, तो ये तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी जो गय प्लस इका तो गायिका हो जाएगा, पो प्लस इत्र तो पवित्र हो जाएगा, ने प्लस अंत तो नयन हो जाएगा। ये सारे जो है अयादी संधि का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन सी जो है यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका अलग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। यानी कि काव्य भी है और महाकाव्य भी है, तो किसे माना जाता है। तो ऑप्शन 4 दिए, रामचरितमानस को या पद्मावत को या पृथ्वीराज रासो को या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य दोनों माना जाता है। अब पूछ ले अगर पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये बता देना है आपको, चंद्र वरदाई। ये भी आप लोग याद रखेंगे, चंद्र वरदाई जो है इसके रचयिता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिंदी भाषा अपने किन रूपों में जानी जाती है। तो हिंदी भाषा किन रूपों में जानी जाती है, यानी कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा या संपर्क भाषा। तो देखिए भारत जो हिंदी बोली जाती है वो राजभाषा भी है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि लोगों की संपर्क भाषा है। जितने भी देश में लोग रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो संपर्क भाषा तो है ही, साथ में राजभाषा भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर अनुच्छेद पूछ ले तो 343 से लेकर 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है, तो भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आर्टिकल भी पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। यानी कि उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन है, अल्प प्राण या महाप्राण, फिर सघोष या स्पर्श संघर्षी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन बी, यानी कि महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिक वायु निकलती है। जिसमें कम वायु निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा महाप्राण। फिर अगला क्वेश्चन है, द्रग उलझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई न यह रहित। ये जो ऑप्शन दिया है दोहा, यानी कि जो दोहा दिया है ये प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है, किस अलंकार का है ये बताना है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा ये बताना है इसमें। तो देख लीजिए, इसमें जैसे ऑप्शन दिया है विषम, असंगति, व्यतिरेक या निर्दर्शना, ठीक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही उत्तर का जो है इसमें बताना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगत। असंगत अलंकार, यानी कि असंगत अलंकार वो होता है जिसका मतलब काम कोई और करे उस पर प्रभाव किसी और पर पड़े, तो असंगत हो जाता है। जैसे यहाँ पे द्रग ऊर्जत टूटट कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही, दई नहीं है रीत। तो इसका अलंकार हो जाएगा असंगत अलंकार। फिर है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको मिलाना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि बतानी है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है, तो B2 यानी कि बी का दूसरा ये भी सही हो जाएगा। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए फारसी को फारसी ही लिख दिया है, तो ऑप्शन डी यानी कि जो 4 नंबर है ये गलत हो जाएगा।
गलत नहीं, इसमें बताना है मिलान करना है, तो ये सामने सामने मिलाना है। 1A हो जाएगा, B2 C3 और D4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेंगे। इसमें से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे पेपर में, टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग भी देखिए बहुत जल्द ही बन जाएगा और पेपर भी बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन कर लीजिए पूरा, जो बहुत ही आगे आपके लिए लाभदायक होगा और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो पड़ेगा। व्याकरण का वीडियो रोज आपको मिलेगा और हिंदी साहित्य का भी वीडियो मिलेगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का वास्तविक अर्थ बताना है। यानी कि जब हम अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपना काम अलग करना। मिलकर काम जब नहीं करते हैं, हम अपना काम अलग करने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलकर काम नहीं करना। फिर है कान काटना मुहावरा का अर्थ बताना है। तो कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी को पता ना होना ये हो जाएगा, या चौकन्ना होना, या होशियारी दिखाना, है गलत बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा होशियारी दिखाना। जब ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे इसका अर्थ हो जाएगा कान काटना। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्यामी के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताना है। अंतर्यामी का उपयुक्त वाक्यांश बताना है, क्या हो जाएगा। तो अंतर्यामी क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अंतर में निवास करने वाला, या सदा सहने वाला, या सब जगह व्याप्त रहने वाला, या सबकी बात कहने वाला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सब जगह व्याप्त रहने वाला अंतर्यामी कहलाता है। ठीक। फिर अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यानी कि जो प्रेम का धागा होता है, अगर इसको आसानी से तोड़ देंगे तो फिर से नहीं जुड़ेगा। इसके अलंकार का प्रयोग कौन सा हुआ ये बताना है। ये दोहा है, ठीक। तो दोहे में कौन सा अलंकार हुआ है ये बताना है। फर्स्ट है रूपक अलंकार या दृष्टांत अलंकार, फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या डी इनमें से सभी। तो देखिए इसमें रूपक अलंकार भी है, ठीक, और दृष्टांत अलंकार भी है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इसमें जो है इनमें से सभी अलंकार हो जाएंगे। तो ये जो दोहा है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द का विलोम बताना है। तो लौकिक का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है। तो लौकिक शब्द का विलोम हो जाएगा अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक, ठीक। फिर चतुर्वेदी शब्द के लिए वाक्यांश का सही विकल्प बताना है। चतुर्वेदी क्या होता है, चारों वेदों को जानने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्वेदी कहते हैं। ऐसे त्रिवेदी लिखते हैं कुछ लोग, तो त्रिवेदी का अर्थ क्या होता है, 3 वेद को जानने वाला। ऐसे द्विवेदी होता है तो 2 वेदों का ज्ञाता द्विवेदी कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे चतुर्वेदी में क्या आ जाएगा, 4 वेदों को जानने वाला, ठीक। फिर अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ध्वज यानी कि झंडा भी इसको कहते हैं, और केतु भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निहार। निहार जो है ध्वज का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी सारे इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रसून, फिर है सुमन, सी है पत्र या कुसुम। तो प्रसून भी है, सुमन भी है, कुसुम भी है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा पत्र। पत्र क्या होता है, पत्ता होता है। तो ऑप्शन सी इसका नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर। यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्ति है। ये किस रचनाकार की पंक्ति है ये बताना है। तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर है रामधारी सिंह दिनकर है, फिर उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाकार की पंक्ति हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रची गई पंक्तियां हैं। फिर अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें असत्य बताना है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है,
निम्नलिखित मतलब असत्य फर्स्ट बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हो निराकार की उपासना करते थे। या कबीर संत कवि हैं। या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं। या ऑप्शन डी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये बताना है। तो इसमें कौन सा असत्य है ये बताना है। देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है। संत कबीर जो हैं कबीर हैं संत कवि, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा असत्य कथन। संत तुलसीदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये गलत हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हो हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि राम भक्त कवि हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, ये बताना है। उसके आगे है पल्लव पंत की रचना है लोकायतन महाकाव्य। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो ये बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पंत जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, ये असत्य हो जाएगा। पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जो है भारतेंदु युग के कवि नहीं। आधुनिक युग के तो कवि हैं लेकिन भारतेंदु युग में नहीं आते हैं। फिर अगला ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन किसमें हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, या खड़ी बोली, या मैथिली बोली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है ध्रुपद गायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द, यानी कि जो अभिज्ञान में उपसर्ग लगा है उसका मूल शब्द बताना है। तो अभी इसमें उपसर्ग लगा है, ज्ञान जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अभिज्ञान क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। उपसर्ग क्या, अभी, तो मूल शब्द बताना था तो ज्ञान हो गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अभी प्लस ज्ञान। उसके बाद है ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। ओढ़नी में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है। ओढ़नी, अब इसको जब अलग करेंगे तो ओढ़ प्लस नी होगा, यानी कि ओढ़ प्लस नी। तो प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे जोड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के आगे जोड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो नी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ओढ़नी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध अनुस्वार वाले शब्द को छांटिए। अशुद्ध अनुस्वार जिसमें अनुस्वार अशुद्ध लगा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया छंद, फिर है गंदा, फिर है सुंदर, फिर है सशय। अब देखिए इसमें अनुस्वार लगा है तो ये भी सही है, गंदा ये भी सही है, सुंदर ये भी सही। अब देखिए इसमें लगा ही नहीं है तो सशय नहीं होता है, संशय होता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा अशुद्ध। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश से कूट के माध्यम से चयन करें, यानी कि वर्ण शब्दांश नहीं है ये बताना है। तो कूट के माध्यम से चयन करना है। इसमें देखा है उपसर्ग, प्रत्यय, समास और रूढ़ शब्द। तो जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 1 और दोनों उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के आगे और पीछे लगते हैं। बाकी समास तो अलग हो गया चैप्टर, और रूढ़ शब्द होते हैं जो रूढ़ और यौगिक शब्द होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 व 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार है इसमें, बिंदु अनुस्वार का चिन्ह होता है। नंबर 2 अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका लिपि चिन्ह है, तो ये बताना है। अब बिंदु अनुस्वार का चिन्ह होता है, बिंदु जो है अनुस्वार का चिन्ह है, जो बिंदु रखे होते तो सही है। अनुस्वार नासिक ध्वनि यानी कि नाक से आवाज निकलती है, या लिपि चिन्ह है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सी यानी कि 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन से रखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि अनुस्वार का वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा, ये बताना है। कौन से प्रकार, यानी का से पहले, तो का से पहले अगर वर्ण आता है तो कौन सा अनुस्वार का आवाज आएगी ये बताना है। तो अंग के समान आएगी, ना के समान आएगी, माँ के समान आएगी, उपरोक्त तीनों के समान आएगी। तो अंग के समान आएगी, अंग के समान। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा अंग के समान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पंकज लिखेंगे तो ना पहले आएगा, फिर का के पहले आवाज अनुस्वार आएगा तो पंकज, तो का के पहले पूछ रहा था। फिर रा के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। रा के विभिन्न संदर्भ में बताना है। तो मात्रा संयोजन और संयुक्त अक्षर बनाने में रा की विशेष स्थिति है, भी सही है, संयुक्त अक्षर बनता है तो रा उसमें कभी आगे लगता है कभी ऊपर लगता है। रा और ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है, ये भी सही है।
जैसे रूप लिखना है, रा में रा और ऊ की मात्रा इसी के बीच में ऐसे लगा देंगे, छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की लगाएंगे तो ऐसे लगा देंगे, तो यानी कि कहाँ लगती है, बीच में लगाई जाती है। फिर है यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेफ मात्रा के ऊपर लगता है। अब व्यंजन में कोई जैसे कर्म लिखना है तो रब लिखना है आधी रा तो माँ के ऊपर लगा देंगे, तो यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रा के शुद्ध विकल्प को लिखना है। अब गृह नक्षत्र लिखा है, फिर है गृह विज्ञान या गृह कार्य, यह हो जाएगा गृह कार्य। तो गृह नक्षत्र नहीं होता गृह नक्षत्र होता है, और गृह विज्ञान नहीं होता गृह विज्ञान होता है, तो ऑप्शन गृह कार्य ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है शुद्ध विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। देखिए उपन्यास और उनके जो पात्र होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से उपन्यास का कौन सा पात्र है बहुत पूछा जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद करेंगे। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गोदान। देखिए 4 ऑप्शन देखें, गोदान इसका सही हो जाएगा। गोदान में जो है गोबर इसका उपन्यास का पात्र है। देखिए उपन्यास और उपन्यास के पात्र जो इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे, उसमें जितने भी उपन्यास हैं उनके जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, उसे आप लोग आसानी से तैयार कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे जिससे जो है आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है, तो ये बताना है। तो राहुल सांकृत्यायन, क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। फिर है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। यानी कि ये जो ग्रंथ कौन सा है जिसमें ये उल्लिखित है ये बताना है। तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जो है एक यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन है देवदास निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की रचना का पात्र है। अब देवदास बताना है किस उपन्यासकार की रचना का पात्र है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सत्यजीत रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फणीश्वरनाथ रेणु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास का पात्र कौन है, देवदास। फिर अगला क्वेश्चन है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे या विमत निम्नलिखित में से किस आलोचक का है। बताना है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है या किसका कथन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर हैं, तो याद रखेंगे। और कभी कभी पूछ लेता है कबीर की जो भाषा है सदुक्कड़ी किसने कहा था, तो सदुक्कड़ी किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगर पूछ ले पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है और उचित मिलान करना है, कौन सा इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट दिया अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किसकी रचना है ये बता दीजिए। तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, तो ये सही हो जाएगा। फिर मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। हर्ष चरित्र वाणभट्ट की रचना है और पृथ्वी राक्षस चंद्रवरदाई की रचना है। अब मिलान कर लीजिए, ए का 1 में मिलाएंगे और बी मिलाएंगे 3 में, तो ए 1 और बी 3, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे, हमने आपको पढ़ा दिए इसमें। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी जो है अपनी तैयारी कर सकें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।